DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर इमरान खान साहब का पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। हमारा भी मौकफ है कि हमारे खिलाफ पूरी साजिश की गई। इमरान खान साहब दूसरी साइड के ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी दूसरी साइड इन लोगों के ऊपर जो है वो गद्दारी के इल्जाम लगा रही है। ISI ने सारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक ओवर किया हुआ था। पूरी तैयारी थी इमरान खान को कत्ल करना था वहां, इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सजा दी जाए। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो दूसरी साइड ने प्लान किया हुआ था। जिस साबिक DGISI ने इमरान खान को शुरू के सालों में सियासी तौर पर खड़ा होने में मदद की थी, उसे भी GHQ बुलाकर कहा गया है वो एहतियात से काम लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर इमरान खान साहब का पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब को दिखाया नहीं जा रहा, ना उनके टिकट्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन उनका पहला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। थोड़ी देर में वो पूरी जो तकरीर थी वो थी ही सिर्फ DGISPR के ऊपर। क्या जवाब दिया है उन्होंने DGISPR को, सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एक परेशानकुन खबर, और वो ये है कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बेरोज़गारी के इदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में अब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी की जो शरह है वो अब 6.5% तक बढ़ चुकी है। और दुनिया भर में बेरोज़गारी के लिहाज से पाकिस्तान का 24वां नंबर हो चुका है। नाइजीरिया दुनिया भर में बेरोज़गारी में सबसे आगे है, वहाँ पे शरह जो है वो 33.3% है। कतर में सबसे कम 0.1% है शरह बेरोज़गारी। बरतानिया में 3.8 और अमेरिका में 3.7 अफराद जो है वो मुलाजमत की तलाश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानकुन खबर है। मईशत के हवाले से वैसे ही बड़ी डिफ़िकल्ट ख़बरें जो हैं वो आती रही हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी ये खबर सामने आई है। अब आ जाए ज़रा इमरान खान साहब के उस खिताब के ऊपर जो उन्होंने DGISPR को लेके किया है। मैं तफसील से जो है वो उनकी एक एक चीज़ आपके साथ कोट करूंगा और साथ उसको ज़रा एनालाइज भी करते हैं। उन्होंने कहा, जी मैं आज आपसे जो बात करने लगा हूं वो कल ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कही, तो मैं मजबूर हूं कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूं। वैसे तो इमरान खान साहब रोज़ ही बात करते हैं, मतलब कौन सा दिन है जिसपे वो बात नहीं करते हैं, तो ये बात बड़ी अजीब मुझे लगी कि आज मैं मजबूर हूँ। आप रोज़ाना ही करते हैं, मतलब, और ये आपका राइट है बिल्कुल। मैं कभी भी किसी का आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो मेरे लिए हैरानकुन बात नहीं थी। उन्होंने कहा जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और इशारा सारा तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था सारा, कि हम पहले से ही तैयारी कर रहे थे बगावत करने की, और ये हमने सारा अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया, और जिस तरह की बात की गई तो मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ हुई। तो इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ़ हुई कि DGISPR ने इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, और उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर जो है बगावत के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए गए हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं अपनी कौम के सामने 2-3 पॉइंट्स रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो उसका जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जी अब ये मौक़िफ़ आ गया है ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक-ए-इंसाफ ने बगावत की। अब दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, हमारा भी एक मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी साजिश की गई, हमारी हुकूमत गिराई गई एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। सो टेक्निकली स्पीकिंग इमरान खान साहब दूसरी साइड के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी दूसरी साइड इन लोगों के ऊपर जो है वो गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने कहा, इसके बाद 25 मई को जो कुछ हमारे साथ हुआ किसी सियासी पार्टी के साथ ये नहीं हुआ। मेरे पर कातिलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका, ये भी साजिश थी क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। 18 मार्च को मेरे ऊपर कातिलाना हमला होता है, अल्लाह का करम है मैं बच जाता हूँ। आगे बड़ी उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन लगाई है। उन्होंने कहा ISI ने सारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक ओवर किया हुआ था, CCTV कैमरे उन्होंने बंद कर दिए, पूरी तैयारी थी इमरान खान को कत्ल करना था वहाँ पे। अब ये मुल्क की ISI के ऊपर जो है वो इतना बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगा रहे हैं कि जनाब ISI ने सारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक ओवर कर लिया था, कैमरे बंद कर दिए थे, और इनका पूरा इरादा था मुझे कत्ल करने का। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। मुझे अच्छी तरह ना जब ये मैंने एक्चुअली इनके अल्फाज सुने तो मुझे एकदम हामिद मीर साहब का जो है वो वाक़या याद आ गया। जब हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ था कराची के अंदर, तो उस वक्त उनके भाई ने एक बीपर दिया था फ़ोन के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने उस वक्त के DGISI के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था, और उसके बाद जियो के साथ जो कुछ हुआ था मतलब वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरे कत्ल का प्लान जो है वो लोग बना रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्त पर बाहर निकल आए, अगर अंदर चला जाता तो ख़त्म था मैं। साजिश ये हो रही थी कि जो पार्टी जीतने जा रही थी उसको ख़त्म करना था, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना। क्या ये साजिश नहीं है?
क्या ये मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है? और जो 9 मई को हुआ, ISPR साहब कह रहे हैं कि 9 मई को जो हुआ वो बड़ी साजिश चलती आ रही थी, तो वो साजिश सामने आई, बगावत। अच्छा, उन्होंने कहा जी मुझे पता था 9 मई को इन्होंने मुझे पकड़ना है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि मुझे वारंट दे दे, मैं अपने ऊपर अपने आप को हवाले कर दूंगा। सबके सामने जो हुआ, रेंजर्स भी नहीं, वो कमांडोज थे, उन्होंने अटैक किया। तो ये भी अब नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि बेसिकली रेंजर्स ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया, कमांडोज ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे इस तरह लेकर गए जैसे कोई दहशतगर्द है, गैर कानूनी तौर पर मुझे पकड़ा, क्या ये भी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इसकी वजह से इश्तिहाल आना था लोगों को, और हमारा मौक़िफ़ है कि इसको इस्तेमाल करके एक पूरा क्रैकडाउन किया गया जो पहले से प्लान था। हो ही नहीं सकता था कि आप 2 दिन के अंदर 10,000 लोगों को पकड़कर अंदर डाल दें। वैसे 2 दिन तो नहीं लगे 10,000 लोगों को गिरफ्तार करने में, अगर तो 10,000 का फिगर आप दे रहे हैं उसमें काफ़ी देर लगी थी। फिर भी ISPR कहता है कि ये फ़ौज के खिलाफ साजिश है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है पार्टी को ख़त्म करने की, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सज़ा दी जाए। मैं अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाजा तो ये है कि ISPR ने तो फैसला करके हमें दे दिया, और जो भी बयान इस्टेब्लिशमेंट से आते हैं उससे वाज़ेह होता है कि हम ही बगावत कर रहे हैं। PTI और इमरान खान, आपने तो अपना माइंड दे दिया है। अब सवाल ये है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे फैसले कर सकते हैं। अब यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है ना इमरान खान साहब की तरफ से शुरू होती है। वो फरमाते हैं कि क्योंकि जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन तो आप बन ही नहीं सकते, वो तो इंसाफ होता ही नहीं है। इंसाफ तो होता है कि एक मेरा मौक़िफ़ है, एक इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, बीच में कोई जज बैठकर फैसला करता है कि कौन ठीक कह रहा है। मुझे मौका दिया जाए, मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा। अब मेरा ये सवाल है, इमरान खान साहब के जो एतराज़ात हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एतराज़ात गलत हैं, ये पहले मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर वेटेज है। आपको याद होगा जब पहले भी सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातचीत शुरू हुई थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझती, और उसके ऊपर कई सवालिया निशानात हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब जब इसके ऊपर एतराज़ करते हैं ना, तो बड़ा मज़े का खेज लगता है। और वो क्यों लगता है? क्योंकि इनके अपने दौर के अंदर भी बहुत से केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले, और मजाल है कि PTI ने या इमरान खान ने, किसी एक ने जो है वो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की हो कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, या जिन लोगों के केसेस इसमें सुने जा रहे हैं वहाँ आपने, इमरान खान साहब ने उस वक्त क्यों नहीं कहा जी जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन तो आप ही नहीं, आप बन ही नहीं सकते? उस वक्त कहना था ना आपने, जब उस वक्त लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे, उस वक्त एतराज़ क्यों नहीं उठाया आपने? अब आप एतराज़ कर रहे हैं। तो आपका एतराज़ करना जो है ना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप तो उस वक्त मज़े ले रहे थे। आप तो, मुझे इमरान खान साहब की इन बातों से सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ इसी बात का आता है कि वो सब कुछ जो आज आपके साथ हो रहा है, जब वो दूसरों के साथ होता था ना, और आप मसनद के ऊपर बैठे हुए थे, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो आप हंसते थे, आप इंजॉय करते थे। अब वहाँ पे बैठ के ये कहते थे मैं तो इसका AC भी उतार दूंगा और तुम देखो तो सही मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। याद है ये वाला निशान, याद है आपको? तो जनाब अपने मुंह के ऊपर हाथ फेरते थे उस वक्त जो है वो, आप ऐसा जोम था आपके अंदर, गर्दन में ऐसा सरिया था आज आपके। अब जाके जब यही सारी चीज़ें अपने पेटे पड़ी हैं ना, तो आपको याद आ गया कि ओहो कानून किधर है तो इंसाफ किधर है। अब इनको याद आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी बीच में कोई जज बैठकर फैसला करता है कि कौन ठीक कह रहा है, मुझे मौका दिया जाए, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा। मेरे पास तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबूत आया है कि ये 9 मई को पूरा प्लान करके इंतशार किया गया। ठीक है जी, ये जो जगह जलाई जा रही हैं ये पहले से प्लान हुआ था। ये जो 10,000 लोग पकड़े थे ये भी पहले से प्लान हुआ था। तो इमरान खान साहब का ये मानना है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो दूसरी साइड ने प्लान किया हुआ था कि जी इन जगहों को आग लगानी है और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार करना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि प्लान उन्होंने किया हुआ था, लोग आपके पकड़े जा रहे हैं, और वो लोग जो हैं सबूतों के साथ पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियोस में भी नज़र आ रहे हैं, वो जलाते हुए, गिराते हुए, चीज़ों को तोड़ते हुए सब नज़र आ रहे हैं। आपके PTI के अपने फॉलोअर्स हैं, आपके PTI के अहदेदार हैं। प्लान उनका था, एग्जीक्यूट ये कर रहे थे। उन्होंने कहा रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहता हूँ एक अदालत में केस चलना चाहिए और ओपन ट्रायल होना चाहिए। मेरी एक और दरख्वास्त है, ये टेलीवाइज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुल्क के खिलाफ बगावत है तो ये झूठी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है, ये छुपा कर नहीं होनी चाहिए, पब्लिक में होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है एक सियासतदान को क्या चाहिए होता है कि जनाब पूरा एक थिएटर लगे और उसके बाद जो है वो सबको नज़र आए, जहाँ पे वो लंबी लंबी तकरीरें कर सके और अपना भाषण दे सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सारे जो आपके पास सबूत हैं वो आप लेकर आएँ, और जो मेरे पास सबूत हैं वो हम लेकर आते हैं, कौम के सामने रखें। अगर कोई फ़ौज के खिलाफ बगावत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मुझे गद्दार कहा जा रहा है तो मुझे मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का। कितना बुरा लगता है ना, कितना बुरा लगता है जब आपके ऊपर गद्दारी का फतवा लगता है ना खान साहब, और जब आपकी पार्टी के ये लौंडे लपाड़े बैठ के
सहाफ़ियों के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाते थे तो हम कितना कहते थे कि मत करें, ये वाली पॉलिटिक्स मत करें, इस गंद को फैलने से रोकें। लेकिन आप तब चुप करके इस बात को एंजॉय करते थे और आपकी एक टेस्टेड किस्म की अप्रूवल थी सारी चीज़ के लिए। उसके बाद आगे कहते हैं ये मुल्क से मजाक क्या हो रहा है, जिनका मुल्क में स्टे ही कोई नहीं है उनकी दुबई और लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये मुझे किसने बताया है, ये हमारी ISI ने हमें बताया है। ये नैब के जो पहले चेयरमैन थे जनरल अमजद, उन्होंने 20-23 साल पहले मुझे पूरी ब्रीफिंग दी कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। किस खाते में आपको ये ब्रीफिंग दी गई? आप कौन थे उस वक्त? 22-23 साल, 20 साल पहले, 23 साल पहले आपको किस बात पर नैब के चेयरमैन ब्रीफिंग दे रहे थे? मुझे ज़रा ये समझा दें। क्योंकि 22-23 साल का मतलब, पहले का मतलब है कि कोई सन 2000-2001 की बात है। उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं थे, आप तो तब MNA भी नहीं थे मेरे ख्याल में। तो आपको किस बात के ऊपर ब्रीफिंग मिल रही थी? उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये सारा वक्त हम किधर से इंफॉर्मेशन आती थी, क्योंकि ISI के पास इंफॉर्मेशन होती है, उधर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि फ्ला डील से कितना पैसा कमाया मुझे। अच्छा, सो बेसिकली ISI, चले मैं 1 मिनट के लिए इस थ्योरी को भी मान लेता हूँ कि ISI आपको ये इंफॉर्मेशन देती थी और आप कहते थे कि हाँ ये जो कुछ मुझे हम बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो ISI आज आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रही है उसको भी मान लिया जाए। ये 190 मिलियन पाउंड का मामला, तोशा खाना, वो भी तो इंफॉर्मेशन वहीं से आती है ना, काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन वहीं से हुई है। तो वो भी मान लें कि आपके बारे में जो कुछ कहते हैं फिर वो लोग सही कहते हैं। और ये 9 मई के वाक़े के हवाले से भी जो इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, फिर तो मान लेना चाहिए ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, मैंने कोई एक निजी दौरा किया हो, मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे, 2 दफ़ा मुझे बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की कि लंदन आओ, मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं जब बाहर का कोई दौरा करता था तो पहले ये देखता था कि इसमें मेरे मुल्क का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बाहर का दौरा करता है तो डॉलर खर्च होते हैं। बाय द वे, कल रात को ही जो है वो अलीम खान साहब ने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू में बात बताई है कि आपको एक्चुअली बाहर जाने से जो है ना वो बुशरा बीबी ने रोका हुआ था, इंग्लैंड जाने से। अब इंग्लैंड जाने से क्यों रोका हुआ था ये अब आपका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन वो ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसलिए आप इंग्लैंड नहीं जाते थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा मैंने तो अपने बच्चे थे वहाँ पे नहीं गया। नवाज शरीफ ने 22 दफ़ा लंदन के निजी दौरे किए जब वो वज़ीर आज़म था। आसिफ ज़रदारी 50 दफ़ा दुबई गया जब वो सदर था। तो आज मुझे, बाय द वे, आपके अपने सदर आरिफ अलवी साहब भी इस वक्त हज के ऊपर ही गए हुए हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। आज मुझे तकलीफ ये है कि जो लोग मुसल्लत किए हैं ये दुबई बैठ कर मुल्क के फैसले कर रहे हैं, ये मुहिब वतन है और मैं और मेरी जमात उनको गद्दार कहा जा रहा है। इसलिए इसकी ओपन ट्रायल करें, टीवी के ऊपर ट्रायल करें, मुझे मौका मिले कौम को बताने का कि किस तरह मुझसे झूठ बोले गए, किस तरह मुझसे गद्दारी की गई, किस तरह मेरी कमर में चाकू मारा गया और मुल्क को घुटनों पर बिठा दिया है, वहाँ पहुँचा दिया है। आज अच्छा, अब यहाँ पे फिर इमरान खान साहब ने ना छक्का मारा है। आज नरेंद्र मोदी कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ दो, अपने बोझ से ही गिर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है, 14 महीने पहले कोई ऐसी स्टेटमेंट आई थी। अब ये बेसिकली जो घुटनों पे टेकने वाला बयान है ना, ये वही नरेंद्र मोदी का बयान है जिसमें मैंने पहले भी व्लॉग कल मैंने किया था और मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट उसकी 2019 की है, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। और कोई लौंडा लपाड़ा, कोई इनकी पार्टी का रुकन को जाके उनको बता नहीं रहे खान साहब आप गलत चीज़ कोट कर रहे हैं, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। ये नरेंद्र मोदी ने अभी नहीं कहा, ये 2019 की उसकी स्टेटमेंट है जब आप प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन वो बोली जा रहे हैं, ट्वीट भी कर दिया लोगों ने, उसके ऊपर भी पिन पॉइंट किया, खान साहब क्या कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, मत करें इस तरह। लेकिन फिर भी अपनी आज जो तकरीर की है उसके अंदर भी यही चीज़ बोल दी रहा। फिर कहते हैं ज़रा देख लें पहले पाकिस्तान का वकार किधर था और आज कहाँ है। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, यानी अमेरिका और इंडिया ने। ये इतना बुरा हमारे ऊपर, अब मैं क्या कहूँ कि इतना बड़ा तमाचा मारा है। ये तो पहले से कह रहे हैं, हिलरी क्लिंटन के दौर से, पहले मुशर्रफ के दौर से ये कहते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है ये सब कुछ होता है। डूमोर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उस वक्त से स्टार्ट हुआ। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं। और भारत तो आपके ऊपर वैसे इल्ज़ाम लगाता रहा, अब से लगा रहा है, पिछले 30 साल से लगा रहा है, 90 से इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगते आ रहे हैं। उसके बाद आगे चल के कहते हैं कि जी लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ख़तरा, और इसलिए मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। ये जो अमेरिका और इंडिया में मुआहदा हुआ है इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। जब उन्होंने कहा कि अपने बोझ से गिर रहा है, वो अपने बोझ से गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना वीडियो में जो इमरान खान साहब की वीडियो थी उसमें एक एडिट होता है यहाँ पे और एक वाज़े जंप है। ये सारी बातें हम लोग देख के काफ़ी हद तक आइडिया लगा लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी इनकी बात थी जिसको एडिट किया गया है, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान भी जो है वो एक एडिट हुआ है।
आगे से कहते हैं जी, जंगें हमेशा तब लड़ी जाती हैं जब एक फरीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ताकतवर है। जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो हमसे बड़ा ताकतवर है तो हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुतहद होना चाहिए, मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। मैं इसलिए फिर से कहता हूँ, आखिर में आपने जो फैसले करने वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, इस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तो ये जनाब DGISPR को इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया है, जो सारी बात की है। अपने दौर के अंदर जब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो ऑपरेट करते थे तो तब कोई मसला नहीं था, तब ये मुंह दूसरी तरफ करके बैठते थे, और अब जब अपने ऊपर आई है ना तो तमाम मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है इनको प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा रऊफ क्लासरा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें फरमाते हैं कि जिस साबिक DGI ने इमरान खान को शुरू के सालों में सियासी तौर पर खड़ा होने और PTI में बंदे तोड़कर लाने में मदद की थी, उसे भी GHQ बुलाकर कहा गया है वो एहतियात से काम लें। वो बरसों पहले रिटायर होकर बाद में भी इमरान खान से खुफिया राब्ते में थे। अब ये किस DGI, ये अहमद शुजा पाशा साहब भी हो सकते हैं और ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी हो सकते हैं। ये दोनों DGIs जो हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के इस दौर के अंदर जो है ना बड़ी हेल्प की है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो तो खुलेआम बैठ के अपने इस इलाके में PTI की तरवीज भी करते रहे, मतलब हेल्प भी करते रहे। और जहाँ तक जनरल पाशा का ताल्लुक है तो शुरू के दिनों के अंदर जो है उस वक्त इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार उस वक्त अदा किया था। अब इन दोनों में से कोई एक होगा मेरे ख्याल में जिसकी बात हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा पिछले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि अली मोहम्मद खान को जो है वो ज़मानत मिल गई है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। अली मोहम्मद खान साहब को जनाब दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया। उन पर मर्दान में मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में तरक्याती कामों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है और गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में आज अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक मोडस ऑपरेंडी ये चल रहा है कि अगर एक केस में जाके ज़मानत होती भी है, बरियत होती भी है, तो दूसरा केस तैयार करो और जैसे ही बंदा बाहर आए तो फिर उसमें उसको गिरफ्तार कर लो। परवेज़ इलाही के साथ भी यही हुआ, शेर आफरीदी के साथ भी यही हुआ, अली मोहम्मद खान के साथ भी यही हुआ। ये जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो फिर आपका ये पूरे का पूरा इंसाफ का निज़ाम जो है ना उसका मजाक बन के रह जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या तरीक़ाकार है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम के झंग वाले घर पे जो है वो पंजाब पुलिस ने छापा मारा है और वहाँ पे छापे के वक्त वो घर पे मौजूद नहीं थे। पूरे घर की जो है तलाशी ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो शेख वकास अकरम के ऊपर जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक जनाब फोरेंसिक रिपोर्ट आई है सेफ सिटी कैमरों की 9 मई के वाक़े से रिलेटेड, उसकी एक पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो है वो जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने तैयार की है उसमें कहा गया है जी पुरतशद्दुद हजूम का लिबर्टी से गिरजा चौक तक का सबूत मिल गया है। मिलने वाली वीडियोस में नज़र आने वाले मुल्ज़िम एजाज चौधरी की मौजूदगी भी पाई गई है और 9 मई के वाक़े में गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान इन वीडियोज़ में कार्रवाइयाँ करते नजर आते हैं। वीडियोज़ में 4:57 पर हजूम में शामिल अफराद डंडे और झंडों के साथ शेरपाव ब्रिज पर पैदल आ रहे थे। तो 5 बजे के तकरीबन आप समझ लें कि शेरपाव ब्रिज लाहौर में जो है इतने बजे क्रॉस हुआ है। आगे बताते हैं जी, रिपोर्ट के मुताबिक 5:10 पर मोटरसाइकिल सवारों का हजूम भी गिरजा चौक में इकट्ठा हुआ। 5:16 पर तुफैल रोड और असद जान रोड पर भी हजूम के शवाहिद मिल गए हैं। 5:25 पर हजूम मॉल ऑफ लाहौर के बाहर पहुंच जाता है। मॉल ऑफ लाहौर बिल्कुल कोर कमांडर हाउस के सामने है। 5:36 से 6:45 तक हजूम के अफशां चौक, फोटो स्टेडियम चौक, मेडिकल चौक तक के भी शवाहिद मिल गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 8:40 पर CSD में दाखिल होने की वीडियो भी हजूम के शवाहिद की मौजूदगी का सबूत है। तमाम वीडियोस की ये तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी ताकि इनको सजाएं मिल सकें। अब ये जितना हजूम जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैं खान साहब के बारे में बात कर रहा था, आप जाके आइडेंटिफाई कर दें कि ये PTI के सपोर्टर नहीं थे, ये कोई और थे, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बात वही है ना, ये वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, तरह तरह के वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं कि PTI के सपोर्टर थे इसके अंदर जो ये सारी हरकतें कर रहे थे। बहरहाल जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।